Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Today the topic is biological method, but before starting the lecture, I would like to say that अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको चैनल से रिलेटेड तमाम अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जानदारों की ज़िंदगी, चाहे वो इंसान है चाहे जानवर हैं, कोई भी हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ज़िंदगी स्मूथ नहीं है। सबको अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद particularly with living organisms and all the solutions that we make to sort out those problems that are basically studied in biological method. हमारी बुक कहती है कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। किस तरह से? बिकॉज द नॉलेज दैट इज प्रेजेंट इन साइंस दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, राइट? इट इज़ प्रॉपर सेटअप्स, इट इज़ प्रॉपर मेथडोलॉजीज। सो जितना भी नॉलेज साइंस के अंदर प्रेजेंट है ना, वो किसी को ऑब्जर्वेशन या किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस कर रहा है। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बेसिकली जो हमारे लेवल एफएससी की लेवल तक जो है ना, उनके अंदर बेसिकली वो एसोसिएटेड हैं 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस कौन कौन सी? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, ये सारे की सारी हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं जिनकी बिना पर हम ये ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशंस जो है ना, दे माइट बी ऑफ 2 टाइप्स। दे can both be qualitative and quantitative. So what's the difference between both these observations? जो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आप देखते हैं किसी बाग के अंदर, आप जनरली उसको देखते ही सबसे पहले क्या अंदाज़ा लगाओगे? आप कहोगे इस बाग के अंदर ये पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं, ये फूल नज़र आ रहे हैं, उनका रंग ये वाला है, और कौन से फूल आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कौन से कम नज़र आ रहे हैं। मतलब आप इस तरह का एक एस्टिमेशन दोगे, किसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, किसने कम एरिया किया हुआ है, कौन सा टॉल है, किसकी हाइट छोटी है, ये सारा कुछ आप देखोगे, जनरल सी एस्टिमेशन दोगे। वो सारी की सारी आती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जिस तरह आप कहते हो कि इस बाग के अंदर इतने पौधे इस चीज़ के हैं, ठीक है, ये वाले प्लांट्स इतने हैं और ये वाले प्लांट्स इतने हैं, मतलब आप एक प्रॉपर नंबर दे रहे हो, उसको प्रॉपर किसी परसेंटेज के साथ बता रहे हो, तो वो चीज़ किसके अंदर आएगी? वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर आएगी। तो जो चीज़ नंबर्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, विच इज़ मेजरेबल, उसको हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के अंदर, एंड दैट इज़ मोर एक्यूरेट ओवर क्वालिटेटिव वन, राइट? सो यहाँ पे 3 बेसिक डिफरेंसेस लिखे हुए हैं ऑब्जर्वेशंस के, कि क्वालिटेटिव जो होती है ऑब्जर्वेशंस वो लेस एक्यूरेट होती है, उनके वेरिएबल्स को हम मेजर नहीं कर सकते और ना ही उनको हम नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव इससे बिल्कुल उल्ट होती है, दैट इज़ मोर एक्यूरेट। देयर वेरिएबल्स आर मेजरेबल्स एंड दे कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, अब क्या होता है कि वो जो ऑब्जर्वेशंस हमारी होती है ना, हम उसकी बेस पे जो जिस जगह हम गए होते हैं, जो हमने वहाँ पे देखा होता है, जो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, और उसके मुताबिक जो भी हमारा बैकग्राउंड नॉलेज होता है, हम उसको यूज़ करके ना एक जनरल सी एक एस्टिमेशन दे देते हैं, एक स्टेटमेंट बना देते हैं। उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। ठीक है, एग्जैक्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन के लिए वर्ड्स यूज़ करें तो वो हैं कि इट इज़ बेसिकली अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस हमने किए, जो मुशाहिदात हमने किए, उसकी बेस पे हम एक आर्जी सी वजाहत दे देते हैं, एक आर्जी सी स्टेटमेंट दे देते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, राइट? सो होता क्या है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो सारी ऑब्जर्वेशंस करने के बाद उसको एक पूरे के पूरे डाटा को अरेंज करता है, उसको एक डाटा फॉर्म देता है, फिर उसकी एक स्टेटमेंट बनाता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ करता है और हाइपोथेसिस बना देता है, विच इज़ बेसिकली अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब क्या होता है, अब ये होती किस वजह से है? कोई ना कोई तो रीजंस पीछे होती हैं ना, हमारे पास कुछ रीजनिंग्स होती हैं जिनकी बिना पर हम ये हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है, अब वो रीजनिंग भी 2 तरह की हो सकती हैं, माइट बी डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब कि जो है ना डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव, इन दोनों के अंदर बेसिकली ये फ़र्क है कि डिडक्टिव रीजनिंग मूव करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल वन। किस तरह से? एग्जांपल्स आपको दूंगी तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है
कि जैसे मिसाल के तौर पे हम एक बात कहते हैं जनाब कि अगर सारे के सारे बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, ये हमने अपनी एक बात कही, एक जनरल अजम्पशंस देने लगे हैं। कहते हैं तमाम के तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, एक बात। दूसरी हम ये करते हैं कि जितनी भी स्पैरोज है ना वो भी तो बर्ड्स हैं। फिर हम कहते हैं इस बात का मतलब ये निकलता है या नतीजा ये निकलता है कि जितनी भी स्पैरोज हैं उन सब के पास भी विंग्स होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, तो स्पैरोज भी तो बर्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये कि स्पैरोज के पास, सब जितनी भी स्पैरोज होंगी उन सब के पास विंग्स होते हैं। ये है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसके अंदर आप देखो तो बर्ड्स एक जनरल टर्म है और स्पैरो जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है। तो हम इसके अंदर इस जनरल टर्म से स्पेसिफिक की तरफ मूव किए हैं, ठीक है। ये होगी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव के अंदर हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हम स्पेसिफिक की बात पहले कर देते हैं, जनरल की तरफ हम बाद में आते हैं। मतलब कि उसी वाली एग्जांपल को हम जरा अब थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के एतबार से। हम कहते हैं कि अगर सारी की सारी स्पैरोज के पास विंग्स होते हैं, ठीक है, तो जितने भी बर्ड्स हैं, हमें पता है कि बर्ड्स के अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आते हैं, ईगल्स हैं, पैरट्स हैं, हॉक्स, क्रो, ये सारे के सारे भी तो बर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी बर्ड्स होंगे उन सबके पास विंग्स होंगे, ठीक है। अगर स्पैरोज के पास विंग्स हैं और हमें पता है कि स्पैरोज बर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि बर्ड्स तो और भी होते हैं, तो जितने भी बर्ड्स होंगे उन सबके पास फिर विंग्स होंगे। ये हमने एक अपनी वजह एक हमने गढ़ लिया, ठीक है, कि इस अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा। मतलब कि ये जो रीजनिंग्स होती हैं बेसिकली इनके अंदर ना इफ और देन का वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे हो सकता है, होगा, ये हम अपनी एक अजम्पशन दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि अब इस सेकंड एग्जांपल के अंदर हम बात करते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं ना उन सब के पास किडनीज होते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा भाई डॉल्फिन्स भी तो मैमल्स हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी भी डॉल्फिन्स होंगी उन सब के पास भी किडनीज होंगी, ठीक है। तो मैमल्स तो एक जनरल टर्म थी और डॉल्फिन स्पेसिफिक थी। इस तरह से हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। फिर हम अगली एग्जांपल में बात करते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब के पास बैकबोन्स होती हैं, ह्यूमंस भी मैमल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस जितने भी होंगे उन सब के पास भी बैकबोन्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये डिडक्टिव रीजनिंग की खास बात पता है क्या है कि इसके अंदर ये जो प्रेमिसेस हमने दिए हुए हैं ना, इफ के अंदर जितने भी प्रेमिस 1 है 2 है, जितने भी दिए हुए हैं, इसके अंदर क्योंकि जनरल की बात हम पहले कर लेते हैं, स्पेसिफिक की बात हम बाद में करते हैं, तो उस लॉजिक की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जो कंक्लूजन होगा ना वो तो लाजमन ठीक ही होगा। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर कंक्लूजन मैक्सिमम ठीक ही होता है। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर जैसे कि हमने कहा था कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब हम कह देते हैं जैसे कि हमने किसी ने ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि एवरी डॉग आई मीट इज फ्रेंडली, कि जो डॉग होता है वो फ्रेंडली होता है। मोस्ट डॉग्स आर यूजुअली फ्रेंडली। तो हम फिर नतीजा ये निकाल रहे थे कि ज़्यादातर डॉग्स फिर फ्रेंडली ही होते हैं, कि मैं अभी तक जितने भी डॉग्स से मिली हूँ वो सारे के सारे तो फ्रेंडली थे। तो फिर मैंने एक अपनी अजम्पशंस बना ली कि अच्छा भाई इसका मतलब ये है कि डॉग्स मोस्टली फ्रेंडली ही होते हैं। फिर हम कहते हैं कैक्टस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। अब कैक्टस तो एक प्लांट है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे प्लांट्स होते हैं वो सारे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, अब ये इस तरह से हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्योंकि हम स्पेसिफिक वाली बात पहले कर देते हैं, जनरल की तरफ हम बाद में आते हैं, तो इसका जो कंक्लूजन होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती भी कि जो बात हम कर रहे हैं, जो नतीजा हम निकाल रहे हैं एंड पे वो ठीक भी होगा या नहीं होगा। वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्योंकि हमने उसके अंदर कोई हर तरह के इंस्टेंसेस नहीं देखे होते, हर बात को हमने अंदर इंक्लूड नहीं किया होता भी, मतलब मैक्सिमम वजूहात उसके अंदर ज़्यादा नहीं होती हैं। तो नीचे फिर से इसी बात को उन्होंने वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ एवरी कैट आई ऑब्जर्व्ड इज फरी, मैंने अभी तक जो कैट देखी हैं अगर उस कैट के पास वो फरी होती हैं, ठीक है, फर होती है उनके ऊपर, जो बाल से आपको नजर आ रहे होते हैं, उसकी खाल इस तरह की होती है, देन इट सीम्स दैट ऑल कैट्स माइट बी फरी। तो ऐसा नजर आता है कि भाई सारी की सारी कैट्स फरी होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर कोई पॉसिबल इंस्टेंसेस जितने भी होते हैं उन सबका जिक्र नहीं किया होता उसके अंदर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कंक्लूजन जो इंडक्टिव रीजनिंग की बेस पे निकलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो।
सही है। तो ये फ़र्क है डिडक्टिव रीजनिंग का और इंडक्टिव रीजनिंग का। अच्छा, अगर आपको भूल जाता है कि कौन जनरल टू स्पेसिफिक है, कौन स्पेसिफिक टू जनरल मूव करता है, तो आप डिडक्टिव को डीजी के नाम से याद, जिस तरह डीजी खान होता है ना, उसके नाम से याद करो, डीजी। डी मतलब डिडक्टिव और जी का मतलब है जनरल। तो फिर आपको याद रहेगा कि डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से ऑब्वियसली स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रही है, तो इंडक्टिव उसके ऑपोजिट होगा। ये तो होगी हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस ये तो एक रीजनिंग की बेस पे होगी ना कि वो डिडक्टिव और इंडक्टिव होती है। सेकेंडली सब वो कहते हैं कि साइंटिस्ट और भी बहुत सारे वेज यूज करते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए, जैसे इंट्यूशन और इमेजिनेशन। दोनों का एक ही मतलब है कि हम अपना तसव्वुर, अपने ख्यालात का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इमेजिनेशन हमें जो बता रही होती है हम उसके मुताबिक कोई हाइपोथेसिस बना लेते हैं। उसके अलावा कोई एस्थेटिक प्रेफरेंस हो सकती है, मतलब कि हम आर्ट की बेस पे, ब्यूटी की बेस पे ना कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके अलावा रिलीजियस या फिलोसफिकल आइडियाज़ जो हो सकते हैं, बड़ी कोई फलसफियाना ख्यालात को हम देखते हैं, या मजहबी सोच को मद्देनजर रखते हुए हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं किस चीज़ के बारे में। कंपैरिजन एनालॉगी विद अदर प्रोसेसेस, हम उसके मुताबिक जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक हम उससे मुखालिफ दूसरी बहुत सारी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, उनके हिसाब से भी फिर हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिस्कवर कोई एक चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन करनी हमने कुछ होती है और बाय चांस कुछ और डिस्कवर हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ को करते करते कोई दूसरी भी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों की बेस पे भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब होता क्या है कि जब एक हाइपोथेसिस बना ली, जब एक हमने एक्सप्लेनेशन दे ली, हमने आर्जी तौर पे एक स्टेटमेंट अपनी बना के रख लिया, अब क्या होगा, साइंटिस्ट उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, उसको बार बार टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि आया जो उन्होंने बात कही है क्या वो ठीक भी है या नहीं, क्या उसके अंदर वाकई कोई सही वैलिडिटी भी पाई जाती है कि या नहीं पाई जाती। तो उसको बार बार वो चेक करते रहते हैं, दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन। तो अगर तो वो फाल्सिफाइड नहीं होती है, उसके अंदर कोई गलती नहीं आती, इसका मतलब ये है कि वो आपके आइडिया को सपोर्ट करी, जो बात आपने कही वो ठीक तरीके में भी जा रही है, वो पॉसिबल है, मैक्सिमम हद तक उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि वो ठीक ही निकले। ठीक है, और फिर उसको सब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब क्या होता है कि अभी जो थ्योरी होती है ना, देयर इज सून अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट। अब बार बार जब टेस्ट किए जाते हैं तो फिर उससे एक रिजल्ट निकल आता है जिसको हम थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो अच्छी थ्योरी होगी वो प्रिडिक्टिव होगी। ठीक है, प्रिडिक्टिव का मतलब ये है कि उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशंस दे रही होगी, वो ज़्यादा अच्छे से आपके आइडिया को बयान कर रही होगी। और प्रोडक्टिव थ्योरी का मतलब ये है कि वो आपको वो एक हाइपोथेसिस जो आपने बनाई होगी उसकी मदद से, उसकी हेल्प से कोई नई हाइपोथेसिस भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस को बनने में भी हेल्प करेगी। तो एक से आप नई और डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाओगे, इट मीन्स दैट कि वो थ्योरी प्रोडक्टिव भी होगी। तो ये दो क्वालिटीज़ पाई जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना कि प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है। अच्छा, अब थ्योरी तो बन गई, अब क्या होगा कि उस थ्योरी को फिर फर्दर उसकी टेस्टिंग की जाती रहेगी। अब साइंटिस्ट की कोशिश होगी, वो डिफरेंट साइंटिस्ट को चैलेंज के तौर पर लेंगे, कोई कहेगा ठीक है, कोई कहेगा नहीं ठीक है, वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उसको गलत ही साबित करें। तो उस पर डिफरेंट टेस्टिंग होती रहेगी। अब जब उसके अंदर फिर कोई गलती नहीं निकलेगी और मुसलसल एविडेंसेस उसी के हक में जाते जाएंगे, तो फिर वो एक लॉ बन जाता है जिसको सभी एक्सेप्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड फिर वो एक्सेप्टेबल होता है। उसको हम साइंटिफिक लॉ का नाम दे सकते हैं। और इसकी अच्छी बात और पॉजिटिव बात ये होती है कि ये ख़त्म नहीं किया जा सकता था, ये इरिफ्यूटेबल होता है। मतलब जिस तरह थ्योरी के अंदर अगर कोई मसले हमें नज़र आ रहे हैं तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम दोबारा किसी और हाइपोथेसिस पे काम करना स्टार्ट कर दें, हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। लेकिन जो लॉ होता है ना वो इरिफ्यूटेबल होता है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो जो है वो बन गया है, वो बहुत मेहनतों के बाद, वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के बाद, वो बहुत काम के बाद बना है, वो बहुत टाइम के बाद बना है, इसलिए वो गलत नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हार्डी वेनबर्ग लॉ है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये सालों से चलते आ रहे हैं, सालों से चलते आ रहे हैं। अभी तक आप लोग बच्चे अपने छोटे बड़े लेवल पे क्लासेस में इसको पढ़ रहे होते हैं।
ठीक है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा इस पे काम करना पड़ता है, फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो जो लॉज होते हैं ना वो इतने ज़्यादा नहीं बनते, वो बहुत कम कम होते हैं। इसके अलावा जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी आप लोग पढ़ते हो बचपन में, डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बन जाता है फिर साइंटिफिक लॉ। अब ये जो सारे के सारे प्रोसेसेस थे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, फिर थ्योरी और लॉ, ये सारे के सारे स्टेप्स जो आते हैं ना, ये आते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। और ये असल में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना, उस एसोसिएटेड प्रॉब्लम का को पहले देखना, उसको सबसे पहले तो उसकी शनाख्त करना कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन जो हम बनाते हैं ना, वो सारे का सारा आता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। वो इन स्टेप सब स्टेप से गुजर कर बनता है, ठीक है जनाब। तो आज के टॉपिक के अंदर हम यही तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी जो है वो मैनकाइंड की सर्विस में हेल्प आउट करती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। हाँ, वंस अगेन, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को क्लिक कर दें। बस इतना सा काम है आपका। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।